नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव अंशराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा पे, जिसमें हम लोग 13 लेक्चर्स तक कंप्लीट कर चुके थे। और दोस्तों हम लोग लास्ट वाले सेशन में कुछ क्वेश्चंस देखे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था। आज उसके आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। तो दोस्तों आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है। इसमें क्या देखिए क्या बोल रहे हैं, एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार ए तथा बी लिए जाते हैं। ठीक, ओके। फिर कह रहे हैं तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है, तो बोल रहे हैं यदि तार ए का प्रतिरोध 24 है तो तार बी का प्रतिरोध क्या होगा या उसकी गणना कीजिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, देखिए तार बेलनाकार होता है, सबको पता है। ठीक, यहां पे मैं उसका एक चित्र बना देता हूं। तो यहाँ मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं, ये तार ए है, ये तार बी है। ठीक है, और इन दोनों का द्रव्यमान बराबर है। ठीक, और दोस्तों देखिए यहाँ एक बहुत काम की चीज बोली है जो हमारे लिए बिल्कुल की पॉइंट साबित होगी। यहाँ हमको बोला गया है कि एक ही पदार्थ के बने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहला वाला वायर कॉपर का होगा तो दूसरा वायर एल्युमिनियम का नहीं होगा, वो भी क्या होगा, कॉपर का होगा। दूसरा, अगर ये एल्युमिनियम है तो ये भी एल्युमिनियम, ये कॉपर तो ये भी कॉपर, मतलब ये आयरन तो ये भी आयरन, सबके मटेरियल दोनों के बराबर है। मटेरियल बराबर होने से क्या होगा, अगर इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है, पहले वाले तार की लंबाई हमने मान लिया LA है। ठीक है, और दूसरे वाले तार की लंबाई कितनी है, LB है। ठीक, पहले वाले तार का व्यास कितना है, व्यास को दोस्तों हम लोग लिखते हैं D से, D फॉर डायमीटर, DA मतलब तार ए का व्यास। ठीक है, और तार बी का व्यास कितना है, DB, ये तार बी का व्यास है। ठीक है, चलिए तो और यहां पे दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर है क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ के बने हैं। ठीक, और यहां पे दोस्तों हमको एक बड़ी काम की चीज दे रखी है लास्ट में। देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि इसको देखिएगा, तार ए का प्रतिरोध, तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है, मतलब तार ए का व्यास कितना है, DA, तो तार ए का व्यास जो है वो क्या है, तार बी के व्यास का आधा है, मतलब DB का हाफ है। ठीक है, बी के व्यास का आधा है, DB का हाफ है। ठीक, ये मुझे आगे न्यूमेरिकल करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ओके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला कि तार ए का प्रतिरोध, तार ए की लंबाई कितनी है, LA है, और इसका डायमीटर व्यास कितना है, DA है। तो चलिए अगर हम तार ए का प्रतिरोध लिखना चाहें तो कितना होगा, देखिए R बराबर होता है रो इंटू L अपॉन में A क्या होता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। भाई तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद एक वृत्ताकार रूप में होगा और उस वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, जहां R क्या है, R होता है, R है इस तार A की त्रिज्या। ठीक है, तार ए की त्रिज्या, और अगर आपको पता है त्रिज्या को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो व्यास बन जाता है। ठीक है, यानी कि 2RA इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, DA के बराबर होगा। सिंपली हम लोग यहां लिख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 2RB के। ठीक है, चलिए भाई अब यहां तो मुझे डायमीटर दिया है तो हमको सारा काम किसमें करना होगा, डायमीटर में करना होगा। तो हमको पता है RA बराबर हम क्या लिख सकते हैं, DA/2, तो यहां पुट कर दीजिए और ये किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा रो LA अपनी जगह पे रहेगा दोस्तों, और यहाँ पे पाई अपनी जगह पे, और RA की जगह हम लोग लिखेंगे DA/2 और इसका होल स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका DA का स्क्वायर और ये आगे। ठीक है, चलिए भाई इतनी बात समझ में आ गई। और ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तार ए का प्रतिरोध। अब बात करेंगे तार बी का। तार बी का प्रतिरोध लिखिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस चेंज क्या होगा, LA की जगह पे तार बी की लंबाई LB आ जाएगा, और DA तार ए का व्यास था उसकी जगह पे तार बी का व्यास DB आ जाएगा। ठीक है, पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रो LB डिवाइडेड बाई पाई DB का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी इतना हो गया इक्वेशन नंबर 2। और क्या करिए, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करिए, 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। चलिए भाई इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रोसीड करते हैं, कितना हो जाएगा, पहले ऊपर लिखेंगे RB डिवाइडेड बाय RA। ठीक, इक्वल कितना हो जाएगा, यहां है रो और 4 टाइम्स रो LB अपॉन में पाई DB का स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई, और यहाँ पे RA कितना है, ये 4 रो
एल ए डिवाइडेड बाई पाई डी ए का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 4 इंटू रो से 4 इंटू रो कट जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जो बच रहा है मैं उसको यहां लिखता हूं, ये बचेगा आर बी डिवाइडेड बाय आर ए इक्वल, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, एल बी डिवाइडेड बाय एल ए। ठीक, एल बी डिवाइडेड बाय एल ए रिवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा डी ए अपॉन में डी बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, मुझे आर ए की वैल्यू पता है लेकिन इनका क्या करें कुछ नहीं पता, तो अभी इसको यहीं पे होल्ड डाउन करना ठीक होगा। ठीक है, इसको मैं यहीं पे भी रोकता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल रहे हैं। ठीक, अब क्या करें, अब पहले वाले स्टेटमेंट को देखिए, बोल रहे हैं एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के, बस दोनों तारों का द्रव्यमान निकाल के बराबर कर दीजिए। ठीक, तो यहां क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे तार ए का द्रव्यमान बराबर तार बी का द्रव्यमान। अब भैया तार ए का द्रव्यमान बराबर कितना होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व। ये बात तो जानते ही होंगे, है ना। ओके, तो आयतन की बात कर रहा हूं। अब यहां समझिएगा, दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हैं, मतलब दोनों ही कॉपर हैं या दोनों ही एल्युमिनियम है, इस तरह से। ठीक है, तो जब दोनों एक ही पदार्थ के हैं दोस्तों, तो केवल रो का मान ही बराबर नहीं होगा, दोनों का घनत्व भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व रखते हैं। अब यहां दोस्तों मैं एक स्टेप डायरेक्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, क्या करूंगा भाई, तार ए की बात करें तो तार ए का आयतन कितना होगा भाई, तार बेलनाकार रूप में होता है और किसी भी बेलन का आयतन निकालना है तो लंबाई को उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल ए से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इसके और इसके क्षेत्रफल को हम लोग गुणा करते हैं, तो तार ए का आयतन कितना होगा, लंबाई है एल ए और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये निकलेगा पाई आर स्क्वायर से, पाई आर ए का स्क्वायर। ठीक है, और घनत्व इसका हम कैपिटल डी मान लेते हैं। ठीक, चलिए, तो कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा एल ए इंटू पाई आर ए का स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, इसी तरह से तार बी के लिए बात करिए, तो तार बी का आयतन कैसे नहीं मिलेगा, तार की लंबाई इंटू अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा एल बी इंटू, ये हो गया पाई आर बी का स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, डी से डी कटेगा, ठीक है, पाई से पाई कटेगा और देखिए यहां जो बच रहा है उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कितना बचेगा, ये बचेगा आर ए का स्क्वायर अपॉन में आर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल बी अपॉन में एल ए। ठीक है, चलिए भाई अभी ये रफ करता हूं मैं। अब आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों कि अगर हम, चलिए यहां देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा कि डी ए अपॉन में डी बी, तो डी ए बराबर कितना होता है 2 इंटू आर ए और डी बी बराबर कितना होता है 2 इंटू आर बी, तो 2 से 2 कट जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि डी ए अपॉन में डी बी जो है वो किसके बराबर होगा, आर ए अपॉन में आर बी के। ठीक है, बस सिंपल वही काम यहां भी होने वाला है। ठीक, पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, आर ए अपॉन आर बी की जगह लिख सकते हैं हम लोग डी ए अपॉन डी बी, तो यहां लिख देंगे डी ए अपॉन डी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल बी अपॉन एल ए। ठीक है, बस अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में यूज करेंगे और हमारा काम चल जाएगा। देखिए एल बी अपॉन एल ए की जगह क्या रख देंगे, डी ए अपॉन डी बी का होल स्क्वायर। तो समीकरण 3 को कॉल लगाते हैं। ठीक है, समीकरण 3 को कॉल करिए, समीकरण 3 से पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, आर बी डिवाइडेड बाय आर ए इक्वल, देखिए इसकी जगह जब ये रखेंगे डी ए अपॉन डी बी का होल स्क्वायर, तो यहां भी डी ए अपॉन डी बी का होल स्क्वायर है तो 4 टाइम्स हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, यानी ये बन जाएगा डी ए अपॉन में डी बी की पावर 4। ठीक, चलिए और देखिए दोस्तों, अभी आपको बोला गया ना कि डी ए बराबर कितना है, सॉरी डी बी बराबर कितना है, डी बी बराबर हो जाएगा 2 इंटू डी ए। ठीक है, तो यहां पुट कर दीजिए, बस खत्म होने वाला है ये। ठीक है, आर बी अपॉन आर ए इज इक्वल टू, यहां पे डी बी की जगह मैं रख सकता हूं, यहां से देखिए डी बी की जगह हम क्या रख सकते हैं दोस्तों, डी बी की जगह रख सकते हैं 2 इंटू डी ए, 2 इंटू डी ए। ठीक है,
रखिए जरा यहाँ पे, ये हो जाएगा DA अपॉन में 2 इंटू DA, ठीक, और पावर है 4, तो ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा RB इक्वल 1/2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 करिए जरा, कितना होगा 1/2 की पावर 4 इंटू RA, सॉरी कैपिटल RA, ठीक है। हाँ, तो 1/2 की पावर 4 कितना होगा, 2 की पावर 4 16 होगा, ठीक है। तो 1/16 इंटू RA की वैल्यू कितनी है 24, इसको जरा आप भाग करेंगे तो कितना होगा, ये जाएगा 8 से 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, फिर ये 1.5 आ जाएगा। तो RB इक्वल कितना आ गया दोस्तों 1.5 ओम, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको ज्यादा डेटा नहीं दिया होता है, ये एक्चुअल में आपके कॉन्सेप्ट की समझ को चेक करते हैं कि आप कितना डीपली कॉन्सेप्ट को समझते हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपको दिमाग चलाने पर मजबूर करते हैं, वो क्वेश्चन समझ जाइए कैसे हैं, इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, ठीक है। तो इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। तो हु नोज आप में भी आ जाए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, बिंदु A से B की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में मिलेगी, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में दोस्तों विद्युत धारा की परिभाषा से कितना होगा, I इक्वल Q अपॉन T, ठीक है। चलिए भाई, अब यहाँ पे Q क्या होता है, Q वो आवेश होता है जो प्रवाहित हुआ है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ पे बोला गया है कि ये Q जो है वो आवेश है और यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आवेश नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इतना बता रहा है कि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे 10 की घात -3 सेकेंड में, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे, किसमें, Q बराबर N होता है ना, आपने ये तो पढ़ रखा होगा। अगर मान लीजिए कुल N संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हैं तो प्रवाहित आवेश कितना होगा, N होगा। कैसे पता चला भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है स्मॉल e का, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं। वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतने का चार्ज है, तो भाई कैपिटल N इलेक्ट्रॉनों पे कितने का चार्ज होगा, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन पे कितने का चार्ज होगा, Ne, ठीक है। तो बस सिंपल, तो Q इज इक्वल टू Ne, यहाँ पुट कर दीजिए, Ne डिवाइडेड बाय T। सॉल्व करिए इसको, N कितना है 10⁹ इंटू E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय 10⁻³ सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 1.6 इंटू, यहाँ देखिए 10 की घात -19 और +9 कितना आएगा -10 और ये ऊपर जाके 3 ऊपर -10 है, नीचे +3 पहुंच गया, तो -10 और +3 कितना होगा -7, तो ये हो जाएगा -7। और ये करंट की वैल्यू निकल के आई है तो यूनिट एम्पियर, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। बीच में हमारा नाभिक है और किनारे किनारे वृत्ताकार पथ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो चलिए भाई इनको चलने देते हैं, ठीक। देखिए इसकी त्रिज्या मान लिया हमने, वृत्ताकार पथ है तो कोई ना कोई त्रिज्या होगी, हमने मान लिया इसकी त्रिज्या R है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इतना सब जानते हैं, और नाभिक में केवल एक प्रोटॉन और उसके चारों ओर एक ही इलेक्ट्रॉन केवल चक्कर लगाता है। ये होती है हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतने चक्कर लगा रहा है। प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में इतने चक्कर लगा रहा है, 6 × 10⁻15, ठीक है। वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा, आइए देखते हैं। अप्लाई करिए विद्युत धारा की परिभाषा से, I इज इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन में T, ठीक है। फिर यहाँ पे अप्लाई करिए इसको, आप Q की जगह पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, Q की जगह पे आप लिख सकते हैं N इंटू E डिवाइडेड बाय T, ठीक है। यहाँ पे N क्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु में तो केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो N मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहाँ पे मैं जो केस कंसीडर कर रहा हूं, जो केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसमें केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो N मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की जगह पे हम 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा I इक्वल, यहाँ पे 1 रखिए
और ये ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है। खैर उसको रखने से पहले मैं फॉर्मूले को एक और फॉर्मेट में चेंज करना चाहूंगा, ठीक है। एन ई को साथ रखते हैं, 1/t को अलग कर लेते हैं, ठीक है। एक संपूर्ण चक्कर के लिए स्मॉल t बराबर t होगा। यहां पे बात करेंगे हम संपूर्ण चक्कर के लिए, ठीक है। संपूर्ण चक्कर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू करे, यहां से चलना शुरू कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर आएगा, इस पर पूरा घूमेगा और घूमने बाद वापस कहां पहुंच जाएगा, इस बिंदु पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु से चलना शुरू किया था घूम फिरकर उसी बिंदु पर पहुंच गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कि एक चक्कर पूरा हो गया, ठीक। और दोस्तों एक चक्कर पूरा करने में इलेक्ट्रॉन या कोई भी वस्तु जितना समय लेती है ना उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। और आवर्तकाल को हम लोग कैपिटल टी से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसलिए देखिए यहां मैंने क्या लिखा है, संपूर्ण चक्कर के लिए स्मॉल टी इक्वल कैपिटल टी। तो करना कुछ नहीं है, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट कर दीजिए। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इक्वल, ये हो गया एन, सॉरी यहां पे कैपिटल एन इंटू स्मॉल ई मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एन, ठीक है। जहां पे 1/t का मतलब क्या हुआ, 1 आवर्तकाल बराबर n होता है, यानी आवृत्ति होती है दोस्तों, ठीक है। और आवृत्ति है क्या, आवृत्ति मतलब प्रति सेकेंड पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या, ठीक है। और प्रति सेकेंड कितने चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रति सेकेंड पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या को ही बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है। प्रति सेकेंड पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या को ही आवृत्ति बोलते हैं। तो ये आवृत्ति बन गया। अब यहाँ पुट कर दीजिए सारी वैल्यू। भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो यहाँ पे n इक्वल 1 रखिए, ई की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखिए, और स्मॉल n मतलब आवृत्ति ये दी हुई है ना, तो यहाँ पुट करिए। कितना रखेंगे यहाँ पे आप पुट करेंगे 6 इंटू 10⁻15। जरा मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 16 छंग 96 होता है, ये 9.6 बन जाएगा। और 10⁻⁻19 प्लस 15 -4, तो 10⁻⁻4। भाई आप अगर -19 को प्लस 15 साथ ऐड करेंगे, क्योंकि अगर बेस सेम हो, मैथमेटिक्स कहती है अगर आधार एक जैसे हो तो घातें जुड़ जाएंगी ना। तो यहाँ भी आधार 10 है, यहाँ भी आधार 10 है, यहाँ पावर 15 है, यहाँ पावर -19 है। -19 प्लस 15 मतलब कितना आएगा, ये आएगा -4, तो यहाँ -4 आ जाएगा। ये हो गई आई की वैल्यू, मात्रक एम्पियर, है ना। चलिए भाई इतना, ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा था, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एक नया टर्म दिया था, प्रति सेकंड इतने चक्कर लगाता है। अब आप अगर कॉन्सेप्ट आपका डीप होगा, आप अच्छे समझते होंगे, तो आप तुरंत समझ जाएंगे प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या दे रहा है, मतलब आवर्ती की बात कर रहा है। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट बोलता कि इलेक्ट्रॉन चक्रण मतलब चक्कर लगाने वाले या परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति इतनी है, तो सभी बच्चे समझ जाते हैं कि आवृत्ति दी है, 1 आवर्तकाल करके खत्म। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया, आवृत्ति नहीं बोल रहा है, घुमा के बोल रहा है कि प्रति सेकंड इतने चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यही जो होता है आपको क्वेश्चन में से ग्रैब करना होता है कि क्या बात उसमें बोली गई है, उसको अच्छे से समझना होता है, तभी हम उसका जवाब दे सकते हैं प्रश्न का, अन्यथा वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोल रहे हैं, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर। इसका मतलब कि प्रति मीटर क्यूब। ये बताइए या फिर ये सोचिए अपने मन में कि मीटर क्यूब किस चीज का मात्रक होता है। मीटर क्यूब जो होता है वो मात्रक होता है आयतन का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि 10⁻28 इलेक्ट्रॉन है प्रति मीटर क्यूब आयतन में, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे आयतन दिया है। ये क्या चीज होती है, ये होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान आपको दिया गया है। और दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉन घनत्व को किससे लिखते हैं, स्मॉल एन से लिखते हैं। स्मॉल एन बराबर कितना दिया है, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। चलिए अभी क्या बोल रहे हैं, यदि इस तार में कितनी धारा हो, इस तार में धारा हो 0.32 एम्पियर की, ठीक है, और ये आपको एक ही वैल्यू दी है, तो इसमें धारा आई का मान दे रखा है कितना, 0.32 एम्पियर, ठीक। और ये आपको ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए भाई अब इसको अप्लाई कर दीजिए। क्या निकालना है, अनुगमन वेग निकालना है। अनुगमन वेग मतलब वीडी निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अनुगमन वेग की परिभाषा से। अनुगमन वेग की परिभाषा से कितना हो जाएगा, I बराबर NA
EVD, ठीक है। चलिए भाई VD की वैल्यू निकालिए, तो VD इज इक्वल टू I अपॉन में NA इंटू E, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करिए, तो VD इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है 0.32 ना। चलिए डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 28 मल्टीप्लाइड बाय A की वैल्यू कितनी है 10 रेज़ टू द पावर -6 और E मतलब स्मॉल e मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा VD इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पहले आप थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं पावर को, 0.32 डिवाइडेड बाय ये कितना है 1.6 इंटू, यहाँ देखिए पावर है 28 और यहाँ -6 -19 को जोड़िए जरा, -6 और -19 को जोड़ेंगे -25 आएगा, -25 और प्लस का 28 कितना बचेगा 10 की पावर प्लस की 3 बचेगी भाई, +28 है -25 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इतना बचेगा। यहाँ देखिए इसको एक काम करते हैं, इसमें हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है 0.32 डिवाइडेड बाय इसको लिख लिया 0.16, ठीक है, और यहाँ से 10 की पावर मिलेगी, ये हो जाएगा पावर 4, ठीक है। यहाँ से एक पावर निकाल के उसको दे दिया। अब देखिए ये पूरा 2 टाइम्स कट जाएगा और कितना आ जाएगा VD इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अनुगमन वेग मिलेगा, ठीक है, ये अनुगमन वेग मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स का। दोस्तों ये क्वेश्चन समाप्त होता है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो अभी ये कराया, इससे पहले वाले कराए, सब किस पे, टू दी फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, फॉर्मूले पे रखिए तुरंत जवाब आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इजी टाइप के होते हैं, इसको तो बिल्कुल मत मिस करिएगा। कुछ क्वेश्चन अभी ऐसे आएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ भी चुके हैं जिसपे मैंने स्टार बनाया था, जो आपको दिमाग चलाने पे मजबूर करेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये क्वेश्चन तो बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, इसको प्लीज आप मिस मत करिए, इस पे इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे सारे से आसानी से हो जाए, ठीक है। इस तरह के सभी क्वेश्चन आप कर ले जाए। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं बोल क्या रहे हैं। एक तार में 10 की घात 22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति, ये साइन किसका होता है प्रति का, इसको हम लोग ऑब्लिक बोलते हैं या स्लैश बोलते हैं कंप्यूटर भाषा में, ठीक है। तो ऑब्लिक पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, मतलब अब ये क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का ही तो होता है, यानी ये भी आपको क्या दिया, इलेक्ट्रॉन घनत्व दिया है। लेकिन दोस्तों सावधान, क्योंकि हम आयतन का मात्रक क्या लेते हैं मीटर क्यूब, यहां तो सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ये दी गई वैल्यू इलेक्ट्रॉन घनत्व की ही है, लेकिन हमको इसे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमको MKS वैल्यू चाहिए, CGS वैल्यू नहीं चाहिए। यदि तार की त्रिज्या 0.6 mm हो और इसमें बहने वाली धारा 2 एम्पियर हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, औसत अनुगमन वेग निकालना है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं कि करना क्या है, ठीक है, ओके। तो पहले तो मैं बता दूं बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो जो वैल्यू दी है लिख लीजिए। n मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व दिया है कितना, 10 रेज़ टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिखेंगे 10 की पावर -2 मीटर और इसका क्यूब करेंगे। देखिए ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, सवाल थोड़ा उल्टा लग रहा होगा लेकिन मैं यही उल्टा ही पूछना चाह रहा हूं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर, सहमत है इससे, गुड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर क्यूब, तो दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यही तो होगा। और इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 10 की पावर -2 मीटर इंटू 10 की पावर -2 मीटर इंटू 10 की पावर -2 मीटर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -6 और मीटर 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 मिलके मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पुट कर दीजिए, कितना हो गया, ये 10 की पावर -6 बनेगा, ऊपर जाके +6 हो जाएगा, तो 22 और 6 28, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो n की दोस्तों हम लोग ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मीटर क्यूब में आया है, ये रखेंगे ना कि ये वाली, ठीक, CGS वाली नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखिए त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, आपको त्रिज्या दिया है कितना, r की वैल्यू आपको दे रखी है 0.6
देखिए आपको डायमीटर दिया है एक्चुअली, तो डायमीटर दिया है उसका आधा कर लीजिए तो त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, त्रिज्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.3 mm, मतलब मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे -3 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और आपको धारा तो एमकेएस में दी है, नो प्रॉब्लम, इसको 2 एम्पियर को एज इट इज हम लोग यूज कर लेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी किसमें है, एमकेएस में है। चलिए, तो अनुगमन वेग की परिभाषा से यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे ये वाली 10⁻28, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू कितनी रखेंगे। अब देखिए a है दोस्तों, तो इसको पहले हमें एक और फॉर्मूले में ब्रेक करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को ही ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, देखिए n इंटू ई लिख दिया। a क्या होता है दोस्तों, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, और तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद एक वृत्त के रूप में प्राप्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। और अगर हमें उस वृत्त की त्रिज्या दी हो तो क्षेत्रफल कितना होता है, πr² पुट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो e की वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू 10⁻, r की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू 10⁻⁻3, और यहाँ पे स्क्वायर है, हमने भी क्या किया, स्क्वायर लगा दिया। और पाई की जगह पे हम लोग कौन सी वैल्यू यूज कर लेंगे, पाई की जगह पे हम लोग वैल्यू यूज कर लेंगे 3.14। ठीक है, और चलिए इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻6, 13 बचेगा, और इधर ये मात्रक मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेग है तो मात्रक मीटर पर सेकंड होगा ही होगा। ठीक है, और तो दोस्तों ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ बोल क्या रहे हैं, तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है कितना, 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई, अब बोल रहे हैं इसमें 4.8 एम्पियर की धारा बह रही है, ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है, धारा घनत्व ज्ञात करना है, तो सिंपल है, बिल्कुल फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, धारा घनत्व की परिभाषा से, और दोस्तों धारा घनत्व को हम लोग किससे लिखते हैं, जे से लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल जे से लिखते हैं, तो स्मॉल जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, धारा अपॉन में क्षेत्रफल I/A। ठीक, पुट करिए जरा, धारा कितनी है 4.8 डिवाइडेड बाय अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 इंटू 10⁻⁻4, सॉल्व करिए तो j इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻4, और मात्रक क्या होगा, अब आप मात्रक मान लीजिए भूल गए, मात्रक भूल गए, कोई बात नहीं, तो j का मात्रक निकालना है तो क्या करना होगा, I का मात्रक लिखना होगा। I क्या है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और A का मात्रक लिखना होगा। A क्या है, A है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का एमकेएस मात्रक रखिए, सारे मात्रक हम लोग एमकेएस मात्रक रखेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल का एमकेएस मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने जो भी पढ़ा, इसके हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिएगा। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।